उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं का टाइम टेबल हुआ जारी। 16 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेंगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। जोशीमठ भू धसाव को लेकर सीएम की हाई लेवल मीटिंग। सीएम धामी कल करेंगे जोशीमठ का दौरा। कहा, जोशीमठ को बचाने के लिए सरकार कर रही है हर संभव कोशिश और प्रयास। कांग्रेस में नहीं थम रहा है पोस्टर वॉर। यूथ कांग्रेस के शपथ ग्रहण समारोह में दिखी गुटबाजी। कार्यक्रम के पोस्टर से गायब दिखे प्रदेश अध्यक्ष। और कोहरे से ट्रेनों की स्पीड पर लगा ब्रेक। देहरादून से चलने वाली जनता और हावड़ा एक्सप्रेस के संचालन पर लगी रोक। सभी ट्रेनें चल रही हैं लेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। खबरें उत्तराखंड की, और बड़ी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जो कि राजधानी देहरादून से मिल रही है। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया गया है। 16 मार्च से उत्तराखंड बोर्ड की ये परीक्षाएं शुरू होंगी। तो 6 अप्रैल तक चलेंगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने परीक्षाओं की तिथि का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षा यानी कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम इस तरह से जारी कर दिया गया है। टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। 16 मार्च से उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी और ये परीक्षाएं 6 अप्रैल तक चलेंगी। यानी 16 मार्च से शुरू होंगी 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, जो कि 6 अप्रैल तक चलेंगी। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने परीक्षाओं की तिथि का ऐलान कर दिया है। और चलिए अब रुख करते हैं खबरों का। कांग्रेस में गुटबाजी तो जगजाहिर है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के पोस्टर्स में इस समय चल रही गुटबाजी की, और साफ तौर पर पोस्टर पॉलिटिक्स के जरिए नेता एक दूसरे पर वार करने से भी नहीं चूक रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस भवन में 2 बार पोस्टर्स को लेकर पार्टी नेताओं में विवाद हो चुका है, और एक बार फिर पोस्टर वॉर शुरू हो गया है, जहां देहरादून में नए पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह और कार्यकारिणी का आयोजन किया गया। जहां आयोजन स्थल के बाहर लगे बैनर में यूथ कांग्रेस ने प्रीतम सिंह की फोटो तो लगाई थी, लेकिन बैनर से पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का फोटो गायब था। वहीं आयोजन में पहुंचे करण माहरा ने बातों ही बातों में मंच से कहा, मुझे आने में थोड़ा देरी हो गई क्योंकि मुझे आयोजन की सूचना तो दी गई, लेकिन कहाँ होगा ये नहीं बताया गया। इस बैनर को लेकर कहा कि प्रीतम सिंह पूर्व में नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हो सकता है प्रीतम सिंह उनको ज्यादा पसंद हो। वहीं इस पर प्रीतम सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि मैं ना पोस्टर पर ज्यादा ध्यान देता हूं, ना पोस्टर की राजनीति करता हूं। हो सकता है कि क्योंकि प्रीतम सिंह जी अध्यक्ष भी रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, ये आदमी की अपनी निष्ठा होती है। हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष जी और जो कार्यकारिणी है उनको प्रीतम सिंह जी ज़्यादा पसंद हो, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं यहाँ हूँ। मेरा काम आशीर्वाद देना और शुभकामनाएं देना है, तो मैं अपनी जगह पर आया हूँ। अब ये प्रश्न का उत्तर तो या तो प्रीतम सिंह जी दे सकते हैं या अध्यक्ष जी दे सकते हैं, इसका उत्तर मैं नहीं देना चाहता। नहीं, उस पोस्टर में मैं तो खैर देखा नहीं, वरना मैं इन पोस्टरों पर ध्यान देता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। ये मेरा स्वभाव ही रहा है, मैं तो प्रदेश अध्यक्ष भी रहा। ये पोस्टर में अगर हम देखते रहेंगे तो पोस्टर की राजनीति मैं नहीं करता। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है कि अध्यक्ष जी ने ऐसी कोई नाराजगी व्यक्त करी, और मुझे लगता है कि बाहर सड़क पर जो फ्लेक्स लगे हैं उनको लेकर के वो किसने कैसे लगाए क्या लगाए ये अलग विषय है, और
इसमें नाराज होने का या खुश होने का कोई मामला नहीं है। और हमारे जो भी संगठन, जो भी हमारे परिसर में जो भी हमारे फ्लैक्स लगे हैं, वो हमारे प्रोटोकॉल के अनुसार लगाए जाते रहे हैं हमेशा, और आगे भी लगाए जाते रहेंगे, और ऐसा ही होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने धामी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जोशीमठ में हो रहे धसाव के लिए सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया और सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, अतिक्रमण जैसे विषयों पर ध्यान नहीं देती है। उन्होंने जोशीमठ के भवनों में आई दरारों पर सरकार से मुआवजा देने की मांग की है। जोशीमठ की घटना निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है और लोग पिछले 21 दिन से उसमें आंदोलन कर रहे हैं। वैसे हालांकि 2021 से लगातार वहाँ के जनप्रतिनिधि, वहाँ के लोग इस पर डिमांड कर रहे थे, लेकिन सरकार नहीं चाहती। अब जब वहाँ मसाल जुलूस निकलने लगे हैं, लोगों के घर टूटने लगे हैं, आवाम की जान को खतरा है, तो अब सरकार चाहती है और आज एक हाई लेवल कमेटी बुलाने की बात कही है। हम उनके रोड मैप पे हमारी नज़र है, क्या वो करना चाहते हैं, किन लोगों की वो मदद लेना चाहते हैं, किन साइंटिस्टों को वो लेना चाहते हैं, ये जांच का विषय है। और वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो तात्कालिक विधायक थे 2021 में, उनके द्वारा कोई भी प्रयास अपनी सरकार में नहीं किया गया। ये हमारे लिए बड़ा दुख का विषय है। आज वो वनबलपुरा में कई किस्म की राजनीति की बात करते हैं, लेकिन जहाँ से वो विधायक बने थे वहाँ जोशीमठ, जो नरसिंह भगवान का घर है, जो हमारे सनातन धर्मियों के जो हमारे ज्योतिर्मठ है, वो है, उसके विषय में वो कुछ नहीं कहते, केवल राजनीति करते हैं। उत्तराखंड में भीषण ठंड के चलते कोहरे की चपेट में आने से रेलवे को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ घने कोहरे की वजह से ट्रेनें समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ ट्रेनों को रद्द भी किया जा चुका है। बता दें कि तापमान में भारी गिरावट के चलते मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर के साथ कोहरे का प्रकोप जारी है, जिससे कि ट्रेनों के संचालन पर भी असर देखने को मिल रहा है। हालांकि ये कोई पहली दफा नहीं है कि सर्दियां आते ही ट्रेनों के संचालन में असर पड़ा हो, लेकिन आए दिन कोहरे के चलते ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। थराली में कविता नेगी की अध्यक्षता में बीडीसी बैठक का आयोजन किया गया। सदन की शुरुआत पिछली बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई समस्याओं पर कार्रवाई के साथ हुई। सदन में सड़क, बिजली, पानी के मुद्दे छाए रहे। जनप्रतिनिधियों ने थराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे टेक्नीशियन न होने पर शिकायत दर्ज कराते हुए जल्द से जल्द एक्सरे टेक्नीशियन की नियुक्ति की मांग की। वहीं थराली ब्लॉक प्रमुख कविता नेगी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वीडीसी बैठक के माध्यम से सदन के भीतर उठी समस्याओं का समाधान संबंधित विभाग के अधिकारी तय समय पर ही करें। हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा जो सवाल उठाए गए थे, तो हमारे जो विभागीय अधिकारी हैं उनके द्वारा उन सवालों पर, कई मुद्दों पर कार्य किए गए और कई मुद्दों पर कार्य प्रारंभ हो रहे हैं। आज की जो बीटीसी है, उस बीटीसी में हमारे कई जनप्रतिनिधियों के, जैसे बिजली विभाग पर और सड़कों पर, ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो बात चल रही है वो मुद्दा अभी शासन में गया हुआ है और इसमें जल्द ही जल्द ये मुद्दा तैयार हो जाएगा। काफी उत्साह भी था लोगों के अंदर, प्रधान गणों के अंदर और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के अंदर, लेकिन जैसी उम्मीद थी उस हिसाब से कुछ नहीं होता है। एक फॉर्मेलिटी होती है। आज थोड़ा सा ये है कि पीडी साहब यहाँ पे आए हैं और पिछले बार भी मैडम थी यहाँ पे, लेकिन जो हमारे प्रस्ताव, जो हमने जो है कि पिछले बैठकों में जो प्रस्ताव रखे थे, मुझे नहीं लगता कि किसी प्रस्ताव में भी एक रत्ती का भी वो हुआ होगा, उसमें प्रगति भी हो। अगर इसी तरह ये बैठकें होनी तो फिर ये खाना पूर्ति है, इसमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तरकाशी के सीमांत गांव में टूरिज्म और इनर लाइन परमिट में छूट मिलने से स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों में खुशी की लहर है। दरअसल यहां पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों का यह कहना है कि सरकार की इस पहल से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।
उत्तराखंड के सीमांत गांवों को आबाद करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने बॉर्डर टूरिज्म की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। राज्य की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिवालय में योजना का विवरण प्रस्तुत किया गया है। बता दें कि केंद्र से हरी झंडी मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग को योजना का खाका तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। उत्तराखंड के 4 ब्लॉक यानी कि उत्तरकाशी में भटवाड़ी, चमोली में जोशीमठ और पिथौरागढ़ में मुनस्यारी और धारचूला का चयन हुआ है। मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे सीमांत बॉर्डर के लिए जो सीमा से लगे हुए गांव हैं, पर्यटन की दृष्टि से कैसे आच्छादित हों, कैसे सीमांत गांव आबाद हों, और जो इनर लाइन है उसके अंदर भी जो आपने जो पर्यटन क्षेत्र के लिए जो गतिविधि बढ़ाने के लिए जो निर्णय लिया है, यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं अपने क्षेत्र की ओर से और उत्तरकाशी जनपद की ओर से पर्यटन की दृष्टि से जो अपार संभावनाएं बढ़ेगी, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर धामी जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि जो आपने हमारा सीमांत विकास खंड भटवाड़ी के जो पर्यटन की दृष्टि से जो हमारा सीमांत भी लोग जो आपने सम्मिलित किए, मैं अपने क्षेत्रवासियों से और अपने जनप्रतिनिधि के ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। 80 घाटी के अंतर्गत आने वाले कई गांवों के लोग जिला मुख्यालय पहुंचे और PMGSY कार्यालय में तालाबंदी कर दी। ग्रामीणों का कहना था कि 2013 में आई भीषण आपदा, जिसमें सड़क पूरी तरह से खराब हो गई थी, 9 साल बीतने के बाद भी प्रशासन ने इसे बनवाने की सुध नहीं ली है, जिससे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने साथ ही ये भी बताया कि पर्यटन की दृष्टि से यहाँ का बहुत महत्व है, लेकिन रास्ता नहीं होने से यह क्षेत्र पिछड़ रहा है। तक जो है हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है, तब से जो है हमें जो है आदेश वो दिए गए हैं, फालतू जो है हमें जो है विश्वास दिया गया है कि जो है रोड बना रहे हैं। इस प्रकार से जो है जब गंगोरी से हम आप जाते होंगे, हम भी जाते हैं, गंगोरी से जब आगे बढ़ते हैं तो वहीं पे जो है वहीं से जो है जो डामरीकरण नहीं हो पाया आज तक, 10-12 साल हो गए डामरीकरण नहीं हो पा रहा है। हमारी आपसे यही मांग है, इसलिए जो है इतने लोग इतने घटना पर 80 गंगा घाटी के लोग आए हैं कि जो है हमारी तुरंत से तुरंत सरकार में कोई भी सरकार हो, हमें जो है तुरंत से तुरंत जो है रोड उसका जो है डामरीकरण हो जाए। उधम सिंह नगर के जसपुर के गांव भगवंतपुर में लोक निर्माण विभाग की लापरवाही सामने आई है, जिससे ग्रामीणों में विभाग के खिलाफ बेहद गुस्सा है। दरअसल गांव में लोक निर्माण विभाग द्वारा नाले का निर्माण किया जा रहा था, जो पिछले 1 साल से पूरा ही नहीं हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि नाले का निर्माण कार्य पूरा न होने से घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। नाले में बच्चों के गिरने का डर बना रहता है, खतरा बना रहता है, जिसकी कई बार विभागीय अधिकारियों से शिकायत तो की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने जल्द ही नाले का निर्माण कार्य पूरा कराने की मांग की है। निकलना बढ़ना मुश्किल हो गया है और बच्चे इसमें गिर गए हैं। 30/5/2022 को एक गाय इसमें गिरी, उसकी दर्दनाक मृत्यु हुई, जिसमें प्रशासन को सूचित किया गया। SDM महोदय को भी शिकायती पत्र दिया गया, आज तक वो भी नहीं आई। PWD विभाग के अधिशासी अभियंता को भी अवगत कराया, कोई लोग यहाँ मौके पर नहीं आए। जनता बहुत परेशान है, पब्लिक ने मजबूर होकर कुछ कार्य अपने आप कर लिया है, कुछ पड़ा है। इसमें जानवर, कुत्ते, बिल्ली गिर रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। उच्च न्यायालय के द्वारा निर्देश दिए थे कि जो नाला था उसका निर्माण जल्दी ही कराया जाए, और इसके बाद ही मुझे गांव वालों ने एक शिकायत दी थी, तो मैंने उस समय भी निर्देश दे दिए थे, परंतु अभी तक मेरे संज्ञान में आया है कि अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो 1 सप्ताह का उनका भी समय दिया गया है कि 1 सप्ताह के अंतर्गत वो नाले का निर्माण कर लें, और साथ ही मैंने तहसीलदार को भी निर्देश दिए हैं कि 1 सप्ताह में जो स्तरीय निरीक्षण करने के बाद जो भी वास्तविक स्थिति है मुझसे वहाँ से अवगत कराए। चंपावत लोहाघाट NH मार्ग पर घने कोहरे के कारण ट्रक और पिकअप की जोरदार भिड़ंत हो गई, जहां दुर्घटना में दोनों वाहनों को भारी नुकसान हुआ।
वहीं दोनों वाहनों के चालक आंशिक रूप से घायल हो गए। मामले की जानकारी पर चंपावत एसपी देवेंद्र पिंचा ने नाराजगी जाहिर कर अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रों में चेतावनी बोर्ड लगाने के साथ साथ सड़कों पर नमक और चूने का छिड़काव भी करते रहें। जैसे पर्वतीय क्षेत्र में कई ऐसी शेडो जगह होती है जहाँ पर पाला पड़ता है। उसमें पूर्व में भी हमने जो मीटिंग सड़क सुरक्षा समिति की मीटिंग उसमें ऑलरेडी हमने बताया था, जिसमें जो हम कर सकते हैं प्रिकॉशनरी मेजर NH और जो PWD वगैरह बताया गया था, उनको पुनः अभी फिर बताया जाएगा। चूंकि 1-2 दिन से कुछ घटनाएं हो रही थी, पाला ज्यादा गिरने से कुछ गाड़ियां स्किड वगैरह कर रही थी, तो एक तो हम जो NH और दूसरों को चेतावनी बोर्ड के साथ साथ जो भी प्रिकॉशनरी दूसरी व्यवस्थाएं जो वहां पर वो डालते हैं, चूना वगैरह दूसरे छिड़काव करते हैं, तो उसका करने के लिए पुनः उनको निर्देशित किया जाएगा ताकि भविष्य में इस तरह की घटना से बचा जाए। पुलिस और एसओजी टीम ने 2 शातिर इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक बदमाश रियाजुद्दीन पर 1 लाख का इनाम घोषित था, जबकि दूसरे आरोपी रमन कपूर पर 50,000 का इनाम घोषित था। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि बदमाश रमन कपूर कुमाऊं ज्वेलर्स के स्वामी पर फायरिंग किए जाने के मामले में फरार चल रहा था। वहीं दूसरा बदमाश घोड़ा सहन गैंग का सदस्य है, जिसे पुलिस ने गोरखपुर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया। आरोपी ने 2018 में अपने साथियों के साथ मोबाइल शोरूम से लाखों रुपए की मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। इसमें अगर देखा जाए तो पहला जो मामला है उसको हमने गोरखपुर से अरेस्ट किया। हमारी जो एसओजी की टीम और आपका हल्द्वानी कोतवाली की टीम है, ये रियाजुद्दीन है, 1 लाख का इनामी है। इस पे 2018 में इसने ठंडी सड़क पे जो शोरूम था वहाँ से करोड़ों के मोबाइल की जो चोरी हुई थी नकबजनी, उसमें ये वांटेड चल रहा था और ये हमारी टीम के द्वारा इस पे लगातार कार्रवाई की जा रही थी और गोरखपुर से इसको गिरफ्तार किया गया है। दूसरा जो मामला था वो रमन जो आपका कुमाऊं ज्वेलर्स पे गोलीबारी में इन्वॉल्व था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। 50,000 का इनामी था। इसमें कालाडूंगी पुलिस ने बहुत सराहनीय कार्य किया है और ये इस प्रकार जो है 2 बड़े इनामी बदमाश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए। बाजपुर नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने मुख्यमंत्री के नाम चीनी मिल के जीएम हरवीर सिंह को ज्ञापन सौंपा और मुख्यमंत्री और चीनी मिल प्रशासन से चीनी मिल में रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति करने की मांग की। बता दें कि बाजपुर चीनी मिल में लंबे समय से कर्मचारियों के कई पद रिक्त पड़े हुए हैं, जिससे चीनी मिल को आउटसोर्स कर्मचारियों से कार्य करवाना पड़ रहा है, जबकि क्षेत्र में युवा बेरोजगारी से भटक रहे हैं, जिसको लेकर गुरजीत सिंह ने मांग की है कि चीनी मिल में रिक्त पड़े पदों पर मृतक के आश्रितों और बेरोजगार युवाओं को नियुक्ति दी जाए। है कि चीनी मिल में कई सौ पद जो है रिक्त चल रहे हैं। हमारी मांग है कि जो स्थानीय युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार नहीं है, उन युवाओं को रोजगार दिया जाए उन पदों पर। स्थानीय युवाओं को, चीनी मिल के बहुत से युवा बेरोजगार हैं, शहर बाजपुर के युवा बहुत बेरोजगार हैं, उनको देखते हुए हमने जीएम साहब को एक ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री को संबोधित कि उन लोगों को जो है उस पोस्टों पर नियुक्ति की जाए और हमारे मृतक आश्रित जो बेरोजगार घूम रहे हैं नौजवान लड़के, जिनको उनके पिताजी के जगह नियोजन दिया जाना है, उनको जल्द से जल्द नियोजन दिया जाए। ये हमारी मांगे हैं। अगर ये मांगों पर कोई भी सुनवाई या कोई किसी प्रकार के संज्ञान में सरकार नहीं लेती है तो हम जो है फिर एक दिन यहाँ पर धरना भी देंगे प्रशासनिक भवन के आगे। ये हमारे जो माननीय अध्यक्ष हैं यहाँ के नगर पालिका के श्री गित्ते जी और उनके साथ काफ़ी लोग भी आए थे, उनके द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है जिसमें उनको माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है। उनका जो एक मांग है उसमें ये कि एक तो जो कर्मचारी मृतक हुए हैं उनके आश्रितों को नौकरी दिया जाना और बाकी उनके द्वारा एक ये किया गया कि जो युवा बेरोजगार हैं उनको चीनी मिल में नौकरी के लिए रखा जाए। और जो आउटसोर्स से हमारे जो बच्चे आते हैं, जो वर्तमान में मिल हमारा पेराई सत्र चल रहा है, उसमें जो भी जिस योग्यता के अनुसार है उनको रखा गया है और आगे भी यदि कोई आता है और उसमें पद होगा तो उनको बिल्कुल समायोजित किया जाएगा। गंगा नदी को साफ सुथरा रखने के लिए भले ही देश भर में एक साथ कई अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन पहाड़ के लोगों को जीवन प्रदान करने वाली नदियों की सुध
न तो राज्य सरकार और न ही स्थानीय प्रशासन को है। दरअसल लोहाघाट नगर में सीवर लाइन न होने से क्षेत्र की जनता लोहावती नदी का गंदा बदबूदार सीवर युक्त पानी पीने को मजबूर है, जिससे नगर के लोगों को कई प्रकार के जानलेवा बीमारियां हो रही हैं, जिसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश भी देखा गया। लोगों का कहना है कि लोहावती का पानी पीना तो दूर, छूने लायक भी नहीं है। यहाँ पर कोई सिविल लाइन बननी चाहिए, नीचे तक का प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए। कम से कम यहाँ से 10 किलोमीटर नीचे गिरना चाहिए। यहाँ पर आस्था का प्रतीक शिवालय मंदिर है, यहाँ पे कूड़ा वाया जा रहा है। यहाँ पे बेताल का मंदिर हमारा डूब चुका है। यहाँ पर वो पिया करते थे पानी, आज ये पानी इतना दूषित हो चुका है कि हम कभी नहीं पी सकते जिंदगी में ये पानी को। इसके लिए हमने कार्रवाई करनी चाहिए। हम नगर पालिका से भी ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई अच्छा सिविल लाइन बननी चाहिए। यहाँ पर कोई ये व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए मंदिर के आसपास। नगर पालिका द्वारा समय समय पर ज्ञापन दिया जाता है सिविल लाइन के लिए, और अभी जायका के तहत सिविल लाइन जल्दी ही स्वीकृति होने वाली है लोहार नगर के लिए। और साथ ही साथ जो पानी की समस्या है, आज दिन पानी की समस्या बनी रहती है। हर तीसरे चौथे दिन पानी मिल रहा है, वो भी 20 मिनट मिल रहा है। लोग काफ़ी परेशान है पानी के लिए, दूर दूर धारे नौलों में जाते हैं पानी। अपने बच्चे का बहुत सी अंधकार हो रहा है यहाँ की। और साथ ही साथ जो पानी हमारा गंदा मिल रहा है, बार बार जल संस्थान से कहने के बाद भी जल संस्थान गंदा पानी पिला रहा है नगर वासियों को। जी, इसमें सिविल लाइन प्रस्तावित है, कार्य कर रहे हैं। जल्दी ही इसमें 1-2 महीने के अंदर कुछ न कुछ खुशखबरी मिलेगी जो सिविल लाइन के लिए। कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने सचिवालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि बैठक में विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें केंद्र पोषित योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट जानी गई और अभी तक 80% काम योजनाओं पर कार्य किया जा चुका है। विभाग के मंत्री ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत राज्य को 18,000 अतिरिक्त आवास मिले हैं। अब पदाधिकारियों को काम करने के लिए भी कहा गया है। विभाग है जिसकी अधिकतर योजनाएं केंद्र पोषित हैं, उसकी समीक्षा बैठक मैंने आज की है। मैं अपने अधिकारियों को शाबाशी देता हूं कि हमारी जितनी भी योजनाएं हैं 80, अभी तो 31 मार्च बाकी है, अभी तक हमने 84% से अधिक लक्ष्य सभी योजनाओं में हमने हासिल कर लिया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में जहां पूर्व में हमारे जो 16,000 आवास हमको मिले थे, उसमें से 94% आवास हम दे चुके हैं और 18,000 आवास अभी हमें और मिले हैं। कल मैंने किसानों की एक बैठक की थी। आज हमारे पास ग्राफ्टर नहीं है, हम ग्राफ्टिंग के लिए हिमाचल से लोगों को बुलाते हैं, तो हमने कहा कि 1,000 लोगों की ट्रेनिंग जो है इस योजना के माध्यम से करी जाए ताकि उस दिशा में भी मदद मिले। वहीं जो हमारे विभाग की जो रिक्त पद हैं शीघ्र उनको हम भरने जा रहे हैं। और देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।